हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, टाइप क्या होता है, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन कैसे कहते किसको हैं। इसके बाद इन्फेक्शन के बारे में जितनी भी जानकारी है, कौन कौन से टाइप्स का इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के क्या साइन सिम्टम होते हैं, इन्फेक्शन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका इलाज क्या है, उसकी नर्सिंग केयर क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से बातें करेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में, और लास्ट में आप देखेंगे कि इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं, इन्फेक्शन की पहचान कैसे होती है, आपको ये पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो देखिए, इन्फेक्शन जब किसी व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी प्रवेश करके वृद्धि करते हैं और शरीर को हानि पहुंचाते हैं, तो इस अवस्था को संक्रमण इन्फेक्शन कहा जाता है। मतलब अगर कोई भी सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, कोई वायरस है, या कोई परजीवी है, कोई छोटा कीट है, मच्छर है, मक्खी है, या कुछ और अलग कोई भी कीट ऐसा है जिसको काटने से आपको एलर्जी हो सकती है, आपको रिएक्शन कर सकता है, आपको फीवर पैदा कर सकता है, तो ये सारे चीज़ें इन्फेक्शन कहलाती हैं। मतलब बाहर से, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर से कोई बीमारी ना होके बाहर से आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी लगती है, उसके कुछ भी सिम्टम हो सकते हैं, तो हम उसको ही इन्फेक्शन कहते हैं। और जो इन्फेक्शन होता है वो आपको या तो सूक्ष्म जीव से लगेगा, या बैक्टीरिया से लगेगा, या वायरस से लगेगा, या फिर फंगस से, और आपका परजीवी से भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं, तो इसी को हम इन्फेक्शन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर कहें तो अगर बाहर से आपको कोई भी बीमारी लगती है जिसके सिम्टम आपके डेली मर्रा की, जो आपकी डेली बेसिस की जो लाइफ होती है, उसको डिस्टर्ब करना होता है, तो उसी को हम इन्फेक्शन कहते हैं। इसके बाद देखिए, टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अगर हम टाइप्स की बात करें इन्फेक्शन की, तो टाइप ऑफ इन्फेक्शन क्या होंगे। तो सबसे पहले होगा आपका लोकल इन्फेक्शन। ठीक है, लोकल इन्फेक्शन में जिसको हम स्थानीय संक्रमण कहते हैं, जब संक्रमण शरीर के किसी एक विशेष भाग तक सीमित रहता है, जैसे घाव बनना, फोड़ा बनना, या त्वचा पर संक्रमण होना, उसको हम स्थानीय संक्रमण कहते हैं, या लोकल इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें है कि जब संक्रमण शरीर के किसी एक विशेष भाग तक सीमित रहता है, दूसरे भाग को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे कि हमारी स्किन पे कोई इन्फेक्शन हुआ, लेकिन वो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन है, किडनी है, आपका हार्ट है, लंग्स है, आपका गॉल ब्लैडर है, आपका यूट्रस है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको ये इन्फेक्शन क्रॉस नहीं करता है, ये केवल आपके स्किन तक ही सीमित रहता है, तो इसी को हम लोकल इन्फेक्शन कहते हैं। सेकंड है आपका सामान्य या व्यापक संक्रमण, जिसको बोलेंगे जनरल और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। जब सूक्ष्म जीव रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं, तब इसे सामान्य या प्रणालीगत संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आपका जनरल और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होगा, इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो फंगस है, वो आपके ब्लड के साथ कोएगुलेशन कर लेता है, ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और आपके बॉडी के सारे पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है। मतलब अगर कोई इन्फेक्शन ब्लड के साथ रिएक्शन करके आपके पूरी होल बॉडी को कवर करे, आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, तो उसको हम सामान्य या व्यापक संक्रमण कहते हैं, मतलब जनरल और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो सिंपल है कि जो स्थानीय संक्रमण होता है वो आपके बॉडी के ऊपर तक रहता है, अंदर वाले पार्ट्स को इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो सामान्य और व्यापक संक्रमण होता है, जनरल और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होता है, वो आपके इंटरनल बॉडी के पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि वो आपके ब्लड के साथ डाइल्यूट होके और आपकी पूरी बॉडी में रन कर जाता है, आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ब्लड आपकी बॉडी के हर एक कोने में जाता है, हर एक टिश्यू में ब्लड होता है, और ये 1 मिनट में 72 बार जो है वो आपकी पूरी बॉडी को रन करता है। तो बहुत ही जल्दी से ये इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू, ब्लड के ऊपर डिपेंड होके पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। तो इसलिए हम टाइप ऑफ सेकंड इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन होना जल्दी ट्रीट हो जाएगा, उससे अंदर के कोई भी पार्ट इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जो जनरल और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होगा वो सिस्टम के द्वारा आपकी बॉडी में फैल जाएगा, और उसको ट्रीट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, बात करेंगे थर्ड की। जो थर्ड होता है आपका प्राथमिक संक्रमण, जिसे हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। यह संक्रमण पहली बार शरीर में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश से होता है, जैसे टाइफाइड या मलेरिया। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब कोई भी माइक्रो बैक्टीरिया है, वायरस है, या कुछ भी ऐसा है जो आपके शरीर में फैल गया और आप तुरंत से बीमार हो गए, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो इसे हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन की, द्वितीयक संक्रमण जिसको कहते हैं। तो जब पहले से मौजूद संक्रमण के
बाद दूसरे प्रकार के सूक्ष्मजीवी हमला करते हैं तो उसे द्वितीय संक्रमण कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको एक बीमारी पहले से ही थी, एक सिम्टम पहले, आपको फीवर पहले से ही आ रहा था, ठीक है, ऊपर से आपकी बॉडी पे स्पॉट और बन गए, मतलब आपकी बॉडी पे पिंपल्स बन गए, उनमें पस भर गया, तो दूसरी बीमारी आपको लग गई। या फिर आपको फीवर हो रहा था लेकिन साथ में आपकी नोज़ रनिंग हो गया, नोज़ ब्लॉक हो गया, तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो गई, मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अब आपकी बार बार सांस फूल रही है, आप मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, तो आपका प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब कोई भी एक प्रकार का बैक्टीरिया आपको लग जाना जिससे कि एक ही प्रकार की बीमारी आपको होती है। तो टाइफाइड है तो टाइफाइड का आपको बैक्टीरिया लगेगा, मलेरिया है तो मलेरिया का बैक्टीरिया लगेगा, मलेरिया की बीमारी होगी, मलेरिया के लक्षण आएंगे। लेकिन मलेरिया के साथ साथ आपको डेंगू भी हो जाए तो ये वाली दिक्कत हो जाती है कि अगर एक इन्फेक्शन के साथ में दूसरा इन्फेक्शन भी ज्वाइंट हो जाता है तो उसी को हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है उसमें एक ही टाइप का जो कीट होता है, एक ही प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है वो आपकी बॉडी पे अटैक करता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है उसमें पहले बैक्टीरिया के साथ साथ या फिर कह लीजिए दो बैक्टीरिया एक साथ आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं और जिसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। तो आपका ये भी दो टाइप है, प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। आगे देखते हैं। अब देखिए फिफ्थ इन्फेक्शन की बात करेंगे जो कि अवसरवादी संक्रमण होता है जिसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो यह संक्रमण तब होता है जब शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। HIV रोगियों में फंगस संक्रमण बहुत जल्दी से होता है। मतलब ये इन्फेक्शन क्या होगा कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, आपको पहले से कोई बीमारी है और आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक है कि बाहर से अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स भी आएंगे तो वो भी आपकी बॉडी में जो है वो कोई ना कोई बीमारी पैदा कर देंगे। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है कि इन्फेक्शन वेट कर रहा होता है, इंतज़ार कर रहा होता है कि मुझे कोई कमज़ोर बॉडी मिले, मुझे कोई वीक बॉडी मिले, कोई वीक ऐसा इंसान मिले जिसको मैं आसानी से अटैक कर सकूँ, ठीक है। भाई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति पे अगर वो अटैक करेगा तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो उस चीज़ से लड़ लेगा, उस चीज़ को फाइट कर लेगा और उसको कोई भी सिम्टम या कोई भी बीमारी लंबे टाइम तक नहीं होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वीक होगा, जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होगी, जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता होगा, उसको ऐसे टाइप के इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी लग जाते हैं, जैसे कि HIV, ठीक है, किसी को TB की बीमारी है और उसने HIV के साथ में कांटेक्ट कर लिया तो उसको HIV भी बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाएगा, मतलब HIV के सिम्टम बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। अब देखिए नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन जो 6 है आपका, वो है नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। तो नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन की जब हम बात करेंगे, यह संक्रमण अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान होता है, जैसे कैथेटर या सर्जरी के बाद होने वाला इन्फेक्शन। मतलब जो इन्फेक्शन आपको हॉस्पिटल से लगे, यदि आप हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं, आपको फीवर हो रहा है, आपकी कंडीशन है कि डॉक्टर ने आपको एडमिट करना पड़ गया, या फिर आप OPD में किसी TB वाले मरीज़ से मिल गए, या फिर किसी मलेरिया वाले मरीज़ से मिल गए, या फिर किसी ऐसे मरीज़ से मिल गए जिसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप इलाज कराने गए थे फीवर का या फिर किसी और बीमारी का, लेकिन वहाँ से आपको किसी पेशेंट से दूसरा इन्फेक्शन भी लग गया, इसी को बोलते हैं नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन जो होता है बेसिकली वो हॉस्पिटल से लगने वाला इन्फेक्शन को कहते हैं। वैसे तो ये इन्फेक्शन आपको कहीं से भी लग सकता है, आपके पड़ोस में कोई बीमार होगा, आपके घर में कोई बीमार होगा, आपके रिश्तेदारों में कोई बीमार होगा, लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल से वो इन्फेक्शन लगा है, अगर आपको इलाज कराने के दौरान कोई इन्फेक्शन लगा है, तो उसी को हम नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में बोलें तो यह संक्रमण जो होता है वो अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों के इलाज के दौरान होता है। और बहुत टाइम देखा गया है जब किसी पेशेंट को कैथेटर लगाते हैं और कोई प्रकार की सर्जरी होती है, मतलब किसी प्रकार का ऑपरेशन होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनके बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है जो सर्जिकल वाला एरिया है उसमें, और जो कैथेटर वाला एरिया है उसमें फॉरेन बॉडी आके वहाँ पे अटैक कर सकते हैं और इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। इसी को हम नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। अब देखिए बात करेंगे 7th, जो अस्वच्छता प्रसव या सर्जरी के दौरान, मतलब अनहाइजीनिक डिलीवरी और सर्जरी के दौरान जो इन्फेक्शन होता है। तो प्रसव या ऑपरेशन के दौरान
आप अगर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, स्वच्छता ना बरतने के संक्रमण फैलता है। अगर आप अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट क्लीन नहीं है, स्टेराइल नहीं है, आप जो वहाँ पे ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं, जो कॉटन यूज़ कर रहे हैं, वो आपके खुले में रखी हुई थी, उस पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हैं, आपका वो स्टेराइल नहीं है, आपने ऑटोक्लेव उसको नहीं किया है, ऐसी कंडीशन है। अगर आपने गंदे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिए, बच्चे की नाल काटने के लिए आपने एक ही सीजर से 4 बच्चों की नाल काट दी, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं, इन्फेक्शन को कॉज करती हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अनहाइजीन होने की वजह से भी आपको इन्फेक्शन लग सकता है। इसके बाद है व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन। तो हाथ नहीं धोना, गंदे कपड़े पहनना, दांत साफ नहीं करना संक्रमण का कारण बन सकते हैं। जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि आपको खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, और आपको कोई किसी भी पेशेंट का आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं या फिर कोई सर्जरी करने जा रहे हैं या फिर कोई वुंड क्लीन करने जा रहे हैं, मतलब कहीं पर ड्रेसिंग करने जा रहे हैं, तो उससे पहले भी आपको हाथ धोने हैं और वो करने के बाद भी आपको हाथ धोने हैं। मतलब आपको बहुत मैनी टाइम्स हाथ धोने हैं जिससे कि आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। साथ ही आपको अपनी बॉडी के अदर एरिया का भी ध्यान रखना है कि उनको भी आप साफ़ करते रहें। जैसे दांतों की सफाई है, ठीक है, अगर आप दांत साफ़ नहीं करेंगे, आपके मुंह से हमेशा फॉली स्मेल आएगा, आप गंदा स्मेल आएगा, जिससे कि बैक्टीरिया अंदर ग्रो होंगे। बाकी आप जितने भी आपके इंटीमेट एरियाज़ हैं उनको आपको ड्राई रखना है, उनको आपको साफ़ करते रहना है, डेली आपको नहाना है, दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है। ये सारे काम भी आपको साथ में हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए करने हैं। इसके बाद देखिए भीड़ भाड़ वाले स्थानों में, ठीक है, क्राउडेड प्लेसेस में, भीड़ में रहने से संक्रमण के रोग तेज़ी से फैलते हैं। ठीक है भाई, भीड़ में रहेंगे तो गंदगी ज़्यादा फैलेगी, गंदगी ज़्यादा होगी तो आप एक दूसरे के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा नज़दीकी से रहेंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन आपको लग सकता है। ठीक है, तो आपको भीड़ वाले इलाकों में भी जो है संक्रमण का ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए जानवरों से संपर्क, कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स, संक्रमण पशुओं के संपर्क में आने से भी कई प्रकार से संक्रमण फैल सकता है। तो आपको क्या करना है कि पशुओं के कांटेक्ट में आने के बाद आपको हाथ धोने हैं, जहाँ पे अगर पशु जहाँ से टच हुआ है उस एरिया को धोना है। अगर किसी पशु ने आपको काट लिया तो उसको रनिंग वाटर में बहुत देर 15 से 20 मिनट तक आपको लगातार धोना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। अगर कोई बाहर से कोई गंदा जानवर आपके घर में आ गया है तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो कई बार क्या होता है कि जानवर एक जगह से इन्फेक्शन लेकर आता है अपने साथ और दूसरी जगह पे आके छोड़ देता है, तो आपको जानवरों से भी कई बार इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसके बाद देखिए सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको ऊपर देख रहा होगा टॉपिक। तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। ये जीव वातावरण, जल, मिट्टी, भोजन और मानव शरीर में पाए जाते हैं। मतलब बहुत ही छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जिनको आप अपनी नेक्ड आइज से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अगर आप स्किन के ऊपर देखेंगे, आपकी स्किन पे बहुत छोटे जीव चलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कभी भी हमें वो अपनी नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप का यूज़ वहाँ पे करेंगे तो वो आपको दिखाई देने लगेंगे। तो ऐसे जीव जो होते हैं वो आपके वातावरण में सब जगह पाए जाते हैं। मतलब आपकी एयर में भी मिलेंगे, सांस लेने के टाइम वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाएंगे, ठीक है, उसमें से ब्लड में चले जाएंगे। इस तरीके से ये जीव जो है वो अटैक करते हैं और ये आपके खाने पे, भोजन पे, मिट्टी पे, आपके घर जो भी जल है और आपके घर का इन्वायरमेंट है, उन सब में ये सूक्ष्म जीव जो है ऑल टाइम मौजूद रहते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे तो शायद हम उन्हें देख पाएंगे। इन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब ऐसे जीव जिनको हम देख ना पाएँ लेकिन वो वहाँ पे अवेलेबल हों, तो उन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया यह एक कोशिकीय सिंगल सेल सूक्ष्म जीव है। आकार गोलाकार, ओकस, अंडाकार, बैसिलस और सर्पिलाकार, स्पाइरल होता है। मतलब एक गोल होते हैं, अंडाकार होते हैं, बैसिलस जिनको बोलते हैं, और सर्पिलाकार होते हैं, मतलब सांप की तरीके से होते हैं। ठीक है, जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, ये सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया लाभदायक भी होते हैं।
जो बैक्टीरिया हमें बीमार करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को वीक करते हैं, वो हानिकारक होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे कि आपको दही ले लीजिए, दही जो है वो बैक्टीरिया से बनता है, और बैक्टीरिया, दही का जो बैक्टीरिया होता है वो हमें हेल्पफुल होता है। ऐसे ही विनेगर के बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे स्पाइलोकोकस ऑरियस एंड ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया हमें यूटीआई कोज करता है। स्टाफिलोकोकस ऑरियस जो होता है वो हमें फीवर और थोड़ा सा जो आपका ब्लड है, एनीमिया का कोज करता है। तो इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके लिए अच्छे होते हैं। इनकी शेप जो होती है वो अलग अलग डिफरेंट होती है। किसी की गोल शेप होगी, ठीक है, ओकस वाली होगी, किसी की ओवेल शेप होगी, अंडाकार जिसको वेसिलस बोलते हैं, और किसी की सर्पिलाकार होगी, जैसे आपका स्नेक होता है, सर्प होता है, जिसको हम स्पाइरलम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे थे। तो आपका पहला था, दूसरा है पहला आपका बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल सेल है, और ये काफ़ी प्रकार का होता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे वायरस की। तो वायरस जो होता है ये सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है। ये जीवित और निर्जीव दोनों गुण रखते हैं। केवल जीवित कोशिका के अंदर ही बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, इसमें जो वायरस होते हैं कुछ लाइव होते हैं, कुछ डेड होते हैं। जो लाइव होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जिंदा ही आते हैं और जिंदा ही आपकी बॉडी पर रहते हैं और आपकी बॉडी को बीमार बनाते हैं। लेकिन जो डेड होते हैं वो, उनको जिंदा रहने के लिए किसी लाइव ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, मतलब किसी जिंदा शरीर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई बैक्टीरिया है, वो आपकी बुक पे है, आपकी टेबल पे है, या फिर आपके घर में कहीं पे है, तो वो मरा हुआ है, वो डेथ है। लेकिन जैसे ही आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो आपके ऊपर आके उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, उसको सांस लेने के लिए स्पेस मिल जाएगा, उसको जिंदा सेल्स मिल जाएंगी, तो वो जिंदा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके वायरस जो होते हैं वो 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। जो डेथ वाले होते हैं वो जब लिविंग सरफेस उनको मिलता है तो वो जिंदा हो जाते हैं, और जो लिविंग वाले होते हैं, जो जिंदा रहते हैं, वो तो जिंदा रहते ही हैं और जिंदा ही किसी भी ह्यूमन को जो है वो बीमार करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे फंगाई की। ठीक है, जो फंगस आपका होता है यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, इसलिए ये सड़ने गलने वाले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए देखेंगे कैंडिडा एल्बिकेंस एंड एस्कॉर्बिक। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे कैंडिडा एल्बिकेंस और एस्परजिलस और कैंडिडा एल्बिकेंस, इसके फंगई के आपके नाम होते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये सड़ने गलने वाले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा जिससे कि ये जिंदा रह सके। तो इनको जिंदा रहने के लिए सड़े हुए गले हुए पदार्थ चाहिए, जैसे सड़ा हुआ खाना, सड़ी हुई कोई भी पत्ते, सड़े हुए कोई लकड़ी, कोई भी सड़ा हुआ सामान जो है उन्हीं के ऊपर ये जिंदा रह सकते हैं। और ये आपकी बॉडी में अगर लग जाते हैं तो आपकी बॉडी के एरिया को भी सड़ाने का या फिर उसको ख़राब करने का काम शुरू कर देते हैं। तो इनको हम फंगस कहते हैं। ये भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मतलब इसके अंदर एक कोशिका भी पाई जा सकती है और एक से ज़्यादा कोशिकाएं भी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया और आपका फंगस हो गया। ये बैक्टीरिया हैं जो कि आपको बीमार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो जलीय शरीर के द्रवों में रहते हैं। कुछ रोग उत्पन्न करते हैं जैसे मलेरिया, प्लाज्मोडियम। मतलब ये जल के ऊपर, इनका जो लार्वा होता है वो जल के ऊपर तैरता है और इनको मच्छर जो है वो ले लेते हैं, इनसे मच्छर बन जाते हैं, जिनको हम मलेरिया या प्लाज्मोडियम या जो आपके होते हैं मच्छर जो बीमारी पैदा करते हैं मलेरिया के लिए, वो इस द्रव के ऊपर जो लार्वा रहता है उससे पैदा होते हैं और ये आपको मलेरिया जैसी बीमारी पैदा करते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम जो आपका लार्वा होता है उसको आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कर देते हैं और आप बीमार हो जाते हैं। तो प्रोटोजोआ से भी आप बीमार हो सकते हैं। ये भी एक फॉरेन बॉडी का इन्फेक्शन कहलाता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे शैवाल, जो एल्गाई बोलते हैं जिनको हम। तो शैवाल जो होते हैं जलीय पौधे जैसे जीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, अधिकतर लाभदायक होते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं।
ठीक है। जो शैवाल होते हैं वो ज़्यादातर तो लाभदायक ही होते हैं, और बहुत सारे शैवाल ऐसे भी होते हैं जो आपको बीमार करने का काम करते हैं, जो आपको जो है वो आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं। तो इनको हम एल्गाई या शैवाल कहते हैं। अब देखिए बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो ये बहुत छोटे आकार के होते हैं। इन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं। ठीक है। इनका जो प्रजनन क्षमता होती है बहुत तेज़ होती है। ये आपका जो है वो मियोसिस प्रोसेस से करते हैं, मतलब ये बाइनरी फ्यूजन से करेंगे। बाइनरी फ्यूजन जो होता है, जैसे कि एक से इनको जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये 1 से 2 और 2 से 4 सेल्स में अपने आप ब्रेक हो जाते हैं और बहुत ही तेज़ी से ये वृद्धि करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद विभिन्न तेज़ी से वृद्धि प्रजनन करते हैं, विभिन्न वातावरण में पाए जाते हैं। ये जल में भी मौजूद होते हैं, वायु में भी मौजूद होते हैं, मिट्टी और मानव शरीर में भी मौजूद होते हैं। इनका बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। 1 साल 2 साल में टूट जाती है, 2 साल 4 साल में टूट जाती हैं। इस तरीके से ये मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन से जो है वो अपनी ग्रोथ करते हैं। कुछ ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले एरोबिक होते हैं और कुछ बिना ऑक्सीजन की एनारोबिक में होते हैं। मतलब कुछ में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। कई रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि कुछ पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता वो करते हैं। ठीक है। बहुत सारे जो होते हैं वो रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन बहुत सारे क्या हैं आपके क्या करेंगे, पुनर्चक्रण में सहायता करेंगे। जैसे आपके स्किन वाले बैक्टीरिया हैं, स्किन वाले जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आपकी हर 24 आवर्स में आपकी स्किन जो है वो चेंज होती है और पुरानी स्किन जो है वो डेड सेल के रूप में बाहर निकल जाती है। तो मतलब वो एक अच्छे बैक्टीरिया हैं। ठीक है। अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का और हमेशा नई बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपना काम करता है। आगे इसके बाद देखिए हम बात करेंगे पैथोजन एंड नॉन पैथोजन। तो अगर पैथोजन की डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की, तो वे सूक्ष्मजीव जो शरीर में प्रवेश कर रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगजनक सूक्ष्मजीव कहा जाता है। मुख्य उदाहरण और रोग के अगर हम देखें तो बैक्टीरिया, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी का जो है वो सूक्ष्मजीव मानते हैं, वायरस हेपेटाइटिस वायरस जो पीलिया पैदा करता है, फंगस कैंडिडा जो त्वचा संक्रमण को पैदा करता है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जो मलेरिया को पैदा करता है। तो ये आपकी जो पैथोजेंस है उनका एक एक एग्जाम्पल है कि किससे क्या हो सकता है। तो देखिए अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो टीबी को पैदा करता है। मतलब टीबी वाला जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से होती है। ठीक है। यही अगर हम वायरस की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस वायरस जो है वो पीलिया को पैदा करता है। मतलब पीलिया अगर किसी को हुआ है तो बैक्टीरिया की बीमारी नहीं है, वो एक वायरस की बीमारी होती है। इसी तरीके से कैंडिडा जो है वो त्वचा का संक्रमण है और त्वचा का जो संक्रमण होता है वो फंगस की बीमारी होती है। प्रोटोजोआ जो है प्लाज्मोडियम का संक्रमण है और प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया फैलाता है, मतलब एक लार्वा के रूप में ये बीमारी पैदा होती है। इस तरीके से पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक जो है यहाँ पे वर्क करते हैं। देखिए इनकी विशेषता की बात करेंगे तो शरीर में प्रवेश कर वृद्धि करते हैं, विषाक्तता पदार्थ टॉक्सिन्स बनाते हैं, ऊतकों को नष्ट करते हैं, रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं। मतलब इनकी जो विशेषता हैं पैथोजेंस की, वो शरीर में प्रवेश कर वृद्धि करेंगे। ठीक है। भाई शरीर में प्रवेश होंगे और शरीर में उनकी वृद्धि करेंगे। टॉक्सिन्स बनाते हैं, मतलब विषैला पदार्थ बनाते हैं। ऊतकों को नष्ट करते हैं, मतलब आपके बॉडी के जो हेल्दी टिश्यू होते हैं उनको डैमेज करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। और जब आपके डैमेज हो जाएंगे टिश्यू, जो हेल्दी टिश्यू है वो अफेक्टेड हो जाएंगे, तो वहाँ पे कोई भी डिजीज़ क्रिएट हो सकती है, रोगों के लक्षण को उत्पन्न करते हैं। तब आपको इचिंग भी होगी, खुजली भी होगी, फीवर भी आएगा, पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी, दर्द भी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उत्पन्न करते हैं आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद। इसके बाद देखिए बात करेंगे गैर रोगजनक सूक्ष्मजीव की, जो नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वे सूक्ष्मजीव जो रोग उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें गैर रोगजनक सूक्ष्मजीव कहा जाता है। मुख्य उदाहरण के रूप में देखेंगे लैक्टोबैसिलस दही बनाने में यूज होता है, राइजोबियम मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यूज होता है, और सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस
ब्रेड और शराब बनाने में उपयोग होते हैं। मतलब जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो भी आपको क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव को रोग उत्पन्न नहीं करते, बल्कि ये किसी न किसी प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे दही बनाना, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना और आपके ब्रेड और शराब का उत्पादन करना। इनमें भी यही बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। हम इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में कराते हैं और ये हमें बहुत ही जल्दी बाइनरी फिजन के थ्रू कोई ना कोई प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे इसकी विशेषता की। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होंगी नॉन पैथोजेनिक की, तो मानव और पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, औद्योगिक और औषधीय उत्पादों में प्रयोग होते हैं, पाचन में सहायता करते हैं, जैविक कचरे के अपघटन में मदद करते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता होती हैं। मतलब ये भूमि को उपजाऊ बनाएंगे, नाइट्रोजन का उसमें निर्माण करेंगे, जैविक मतलब कोई भी अगर हम खेती कर रहे हैं तो उसमें लाभकारी होंगे, पाचन में सहायता करेंगे, आपके डाइजेशन सिस्टम में सहायता करेंगे, औद्योगिक और औषधीय उत्पादनों में मतलब आपकी जो दवाइयाँ बनती हैं उनमें हेल्प करेंगे, मानव के लिए पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं। ये अच्छे कीटाणु होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। अब देखिए बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड की, उष्माशय अवधि। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है इस उष्माशय अवधि, मतलब उनका जीवन काल कितना होता है, कैसे होता है, कैसे ये जिंदा रहते हैं, कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मतलब जब कोई रोगजनक सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करता है और रोग के लक्षण प्रकट होने तक समय होता है, उसे उष्माशय अवधि कहा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। मतलब कोई कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में प्रवेश कर गया तो हमें ये देखना होगा कि वो कितने दिन तक आपकी बॉडी में जिंदा रहेगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया की जो लाइफ होती है वो 7 दिन होगी, कुछ की 14 दिन होगी, कुछ की केवल 3 दिन होगी। तो हर बैक्टीरिया की, जैसे हम इंसानों की लाइफ मोस्टली 80 ईयर्स या 100 ईयर्स होती है, इसके ऊपर नहीं होती है आजकल। तो उसी तरह हमारे जो कीटाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, उनकी भी लाइफ एक सेट क्राइटेरिया के अंदर होती है कि वो 10 दिन की होगी, 7 दिन की होगी या 14 दिन की होगी। इस तरीके से उस 14 दिन के बाद वो अपने आप ही बॉडी में किल हो जाते हैं और जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए टाइफाइड जो है वो 10 से 14 दिन तक रहता है, मलेरिया 7 से 14 दिन तक रहता है, खसरा 10 दिन तक रहता है, HIV कई महीनों तक या कई वर्षों तक रहता है। इस तरीके से इसका बैक्टीरिया ग्रो करता है। मतलब अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसका जो बैक्टीरिया रहेगा वो, आप अगर बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे तभी भी वो आपकी बॉडी में 10 से 14 दिन तक रहेगा। मलेरिया का 7 से 14 दिन तक रहेगा, खसरा का 10 दिन तक रहेगा और HIV का हो सकता है कि पूरी लाइफ आपके अंदर जिंदा रहे और आपको बीमार करता रहे। इस तरीके से ये आपका काम करता है। इसके बाद देखिए हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। तो मानव और पर्यावरण के लिए लाभदायक है, औषधि और औषधीय उत्पादों में प्रयोग होते हैं, पाचन में सहायता करते हैं, जैविक कचरे के अपघटन में मदद करते हैं। ये बैक्टीरिया भी सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था। तो ये मानव और पर्यावरण में भी लाभदायक होंगे, औषधि में भी उत्पादित करेंगे, पाचन में भी सहायता करेंगे और जैविक कचरे के अपघटन में भी मदद करेंगे। तो इस तरीके से इन बैक्टीरिया का पैदा होना, उत्पन्न होना भी हमारे लिए उतना ही लाभदायक और अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे संक्रमण का प्रसार की। मतलब संक्रमण कैसे फैलता है, स्प्रेड, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। तो संक्रमण कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए संक्रमण पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। दो तरीके से आपका संक्रमण फैलता है, डायरेक्ट संक्रमण और इनडायरेक्ट संक्रमण। अगर डायरेक्ट संक्रमण की बात करें तो प्रत्यक्ष संपर्क हम इसे बोलते हैं हिंदी में। संक्रमण व्यक्ति के स्पर्श, चुंबन या यौन संबंध या घावों से स्राव के माध्यम से संक्रमण फैलता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट संक्रमण के कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर आप उसको स्मूच वाला किस कर रहे हैं या फिर आप उसको स्पर्श कर रहे हैं या उसके साथ में यौन संबंध बना रहे हैं या उसके घाव से आपका कोई भी रिसाव जो है वो टच हो गया है, तो इसको डायरेक्ट संक्रमण कहते हैं। जैसे त्वचा के रोग होते हैं, HIV होता है और गोनेरिया होता है। तो ये क्या है, आपके डायरेक्ट संक्रमण है। मतलब आपने डायरेक्ट उस संक्रमण को टच किया, वो आपकी बॉडी में आ गया और आपको बीमार कर दिया। इस तरीके से ये डायरेक्ट संक्रमण काम करता है। अब करेंगे इनडायरेक्ट संक्रमण की बात। तो इनडायरेक्ट संक्रमण जो होता है उसे अप्रत्यक्ष संक्रमण कहते हैं। संक्रमण दूषित वस्तुओं से फैलता है, कपड़े, बर्तन या उपकरणों के माध्यम से फैलता है। मतलब आपने किसी दूसरे व्यक्ति की टॉवल को यूज कर लिया, उसके कपड़े पहन लिए, उनके बर्तनों को यूज कर लिया, तो उसमें अगर संक्रमण होगा, वो आपको अगर लग जाएगा तो उसको इनडायरेक्ट संक्रमण कहते हैं। तो आपके संक्रमण दो तरीके से फैलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट, जब आप डायरेक्ट संक्रमण के कॉन्टैक्ट में आते हैं। इनडायरेक्ट मतलब जब आप किसी संक्रमण वाले व्यक्ति के कोई भी सामान यूज करते हैं तो आपको अगर वो संक्रमण लग जाता है तो उसको इनडायरेक्ट संक्रमण कहते हैं। इसके बाद देखिए वायुजनित
एयरबोर्न ट्रांसमिशंस, तो कुछ ऐसे संक्रमण भी होते हैं जो एयरबोर्न होते हैं, जो वायु के कांटेक्ट में आने से आपके पास आते हैं, जैसे संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से निकलने वाले सूक्ष्म कणों के द्वारा संक्रमण फैलना। ठीक है, जैसे टीबी हुआ, खसरा हुआ, फ्लू हुआ, तो ये क्या होते हैं, एयरबोर्न ट्रांसमिशन संक्रमण होते हैं। एयरबोर्न मतलब आपके हवा के द्वारा, एयर के द्वारा आपकी बॉडी में प्रवेश करते हैं और आपको बीमार करते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे जो आपका होता है जल एवं भोजन द्वारा, वाटर एंड फूड बोर्न, दूषित भोजन या पानी से संक्रमण फैलता है, जैसे हैजा और टाइफाइड। ठीक है, आपने गंदा पानी पी लिया या फिर गंदा खाना खा लिया, उसकी वजह से जो संक्रमण होता है उसे हम वाटर एंड फूड बोर्न संक्रमण कहते हैं। इसके बाद है वाहक द्वारा, वेक्टर बोर्न, कुछ संक्रमण मच्छर, मक्खी या जूं जैसे वाहक द्वारा फैलते हैं, जैसे मलेरिया और डेंगू, तो इनको हम वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं। रक्त संक्रमण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर कोई संक्रमण होता है, जैसे संक्रमित रक्त से या सुई से या उपकरण के उपयोग से कोई संक्रमण फैलता है, तो उन्हें हम ब्लड ट्रांसमिशन संक्रमण कहते हैं, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B आदि संक्रमण जो है वो आपके ब्लड ट्रांसमिशन संक्रमण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये 3 टाइप भी आपके होते हैं संक्रमण फैलाने में। आपके खाने के ऊपर कोई संक्रमण आ गया, आपके पानी के ऊपर कोई संक्रमण आ गया। इसके बाद वेक्टर बोर्न संक्रमण होते हैं, जो मक्खी, मच्छर या जूं जैसे जगह से आ गए। इसके बाद ब्लड ट्रांसमिशंस होते हैं, जो आपके HIV या हेपेटाइटिस की वजह से आपको लग गए हैं, तो ये संक्रमण भी होते हैं जिनकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे जो संक्रमण को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनकी, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग इन्फेक्शन। तो संक्रमण की संभावना और उसकी गंभीरता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन पर ये निर्भर करती है। तो फैक्टर अफेक्टिंग इन्फेक्शन जो होता है, उनको प्रभावित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी अवेलेबल होती हैं, जो इनको अफेक्ट करती हैं। तो देखिए नंबर 1 है आपकी रोगजनक का प्रकार। जब हम टाइप ऑफ पैथोजन की बात करेंगे, तो कुछ सूक्ष्मजीव अत्यधिक संक्रमण और विषैले होते हैं, विरुलेंट होते हैं, जो आसानी से संक्रमण फैला सकते हैं, जैसे कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सारे संक्रमण ऐसे होते हैं जो बहुत ही तेज़ी से आपको लगेंगे और बहुत जल्दी आपको बीमार करेंगे, और इससे आपकी जान भी जाने का खतरा रह सकता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, रोगजनक की मात्रा, मतलब जितनी अधिक मात्रा में सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करेंगे उतनी ही अधिक संक्रमण की संभावना होगी। मतलब जितने ज़्यादा सूक्ष्मजीव आपकी बॉडी में होंगे और बाइनरी फ्यूजन के द्वारा अपनी उत्पत्ति करेंगे, उतनी ही तेज़ आपका संक्रमण होगा, उतनी ही तेज़ी से आप बीमार होंगे, उतनी ही तेज़ी से आपको सिम्टम आने स्टार्ट होंगे। तो इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने ज़्यादा नंबर उतना बड़ी बीमारी, उतने बड़े सिम्टम। जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर, उतनी ही बड़ी आपके इन्फेक्शन क्रिएट होगा। इसके बाद देखिए इसके प्रवेश मार्ग क्या होगा, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या हो सकती है। तो संक्रमण के फैलने का तरीका महत्वपूर्ण है, जैसे त्वचा में कट या घाव से फैल सकते हैं, श्वसन मार्ग से फैल सकते हैं, जब आप सांस ले रहे हैं तो धूल या मिट्टी या हवा के जरिए आपके अंदर आ सकते हैं, पाचन तंत्र के माध्यम से फैल सकते हैं, आप खाना खा रहे हैं तो आपके खाने में कोई बैक्टीरिया चला गया आपके पेट के अंदर, तो आपको वहाँ पे इन्फेक्टेड कर दिया। यौन मार्ग या रक्त द्वार द्वारा फैल सकते हैं, मतलब अगर आपको बाहर से कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया गया है या फिर आपने किसी के साथ यौन संबंध बनाए हैं, तो उसके द्वारा भी आपको ये इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। तो इतने सारे मार्ग होते हैं आपके किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के फैलने के लिए। इसके बाद देखिए व्यक्ति की प्रतिरोधक शक्ति, होस्ट इम्यूनिटी। यदि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी मजबूत है तो संक्रमण की संभावना कम होती है। कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति जैसे नवजात शिशु, वृद्धि, HIV रोगी, वृद्ध रोगी आदि प्रभावित होते हैं। ठीक है, मतलब जो वीक होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो वीक नहीं होते हैं, जो यंग होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, वो इतने जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, या बूढ़े लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है, या फिर कोई पहले से बीमार व्यक्ति, तो ऐसे लोगों को इस टाइप के संक्रमण होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, और इन लोगों को ये संक्रमण बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगते हैं। इसके बाद देखिए एज की बात करें तो बहुत छोटे बच्चे और बूढ़े लोग संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मतलब अगर जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, वो ज़्यादा संवेदनशील होंगे, उन्हें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन लगने का खतरा रहेगा। तो ये जो एज ग्रुप होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बीमार व्यक्ति पाए जाते हैं, सबसे जल्दी जो है इनको कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। इसके बाद देखिए पोषण की स्थिति, न्यूट्रिशनल स्टेटस। कुपोषण या आवश्यक पोषण तत्वों की कमी से शरीर की सुरक्षा क्षमता घट जाती है, जिससे संक्रमण बढ़ता है।
ठीक है भाई, आप कुपोषण हैं, आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आप माल नरिश्ड हैं, आप बहुत कमज़ोर हैं, आप अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, आप हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, तो इसकी वजह से भी कई बार आपको कुपोषण की वजह से भी कई बार आपको बहुत सारी बीमारियां लगने का खतरा रहता है, जिससे कि आपका संक्रमण बढ़ जाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन की बात करें तो हाथ न धोना, गंदे कपड़े पहनना या स्वच्छ वातावरण में रहना संक्रमण के अवसर बढ़ाता है। तो अगर आप अपनी गुड हैबिट्स को इंक्रीज़ नहीं करते हैं, अगर आपके अंदर गुड हैबिट्स नहीं होती हैं, जैसे कि अपना साफ़ सफाई रखना, हाथ धोना, डेली नहाना, डेली ब्रश करना, बार बार हाथ धोना, तो आपको उसमें भी कई बार संक्रमण फैलने का डर होता है। गंदी चीज़ों को यूज़ करने से, गंदी हाथों से खाना खाने से भी आपको बहुत सारे संक्रमण हो सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे पर्यावरण, इन्वायरमेंटल फैक्टर की। तो गंदगी, भीड़, वायु प्रदूषण, जल और ख़राब सफाई व्यवस्था संक्रमण को बढ़ावा देती है। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने गंदा खाना खा लिया, गंदी जगह पे आप चले गए, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप गए हैं और गंदगी जो है वो आपने टच कर ली है, वायु में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, दूषित जल आपने पी लिया, ख़राब खाना आपने खा लिया, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर में आएंगे। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बीमार होने का खतरा रहेगा, आपको इन्फेक्शन लगने का खतरा रहेगा। इसके बाद स्ट्रेस, मानव तनाव, लगातार तनाव और थकान से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो ये भी एक आपका रहेगा कि अगर आप स्ट्रेस हैं, आपका मेंटल पीस जो है वो रिलैक्स नहीं है, तब भी आपको संक्रमण बहुत तेज़ी से लगता है, क्योंकि उस समय आप अपने आप को बीमार महसूस करते हैं, इसलिए आपको संक्रमण लगने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके बाद देखिए चिकित्सक हस्तक्षेप, मेडिकल इंटरवेंशन, अस्वच्छता उपकरण, दूसरी सुई या अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण की कमी से भी संक्रमण हो सकता है, जिसको हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आपने कोई गंदे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिए हैं, गंदी सुइयाँ यूज़ कर ली हैं, यूज्ड वाली सुइयाँ यूज़ कर ली हैं, आपने किसी साफ चीज़ से उसकी ड्रेसिंग नहीं करी है या ट्रीटमेंट नहीं किया है, तभी भी आपको संक्रमण लगने का चांसेस रहते हैं, और इसको हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन। इसके बाद देखिए बात करेंगे हम ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का अर्थ है उनकी संख्या और आकार में वृद्धि होना, अर्थात एक सूक्ष्म का विभाजन होकर दो या अधिक नए सूक्ष्म जीवों का बनना, जिसे हम बाइनरी फिजन अभी बोल रहे थे। मतलब एक जो सूक्ष्म जीव है, एक जो आपका बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, वो दो में वृद्धि करना, दो का चार में वृद्धि करना, चार का आठ में वृद्धि करना, इस तरीके से जो उसका वृद्धि होती है, विभाजन होता है, उसको ही हम ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके बाद देखिए जो प्रोसेस ऑफ माइक्रोबायल ग्रोथ होती है, इसका प्रोसेस जो होता है वो अधिकांश बैक्टीरिया द्विखंड बाइनरी फिजन द्वारा वृद्धि करते हैं। कोशिका का डीएनए द्विगित रेप्लिकेशन होता है। कोशिका का केंद्र विभाजित डिवीजन होता है। मतलब बाइनरी फिजन के द्वारा ये जो है अपने डीएनए के द्वारा रेप्लिकेशन करके मतलब उसको डबल करके एक कोशिका को दो कोशिका में विभाजन कर देता है। तो इस तरीके से ये बहुत जल्दी अपने आप को ग्रोथ कर लेते हैं। कोशिका केंद्र विभाजित डिवीजन होता है। ठीक है, उसका जो केंद्र होगा विभाजन करने का वो डिवीजन होगा। एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को एकदम से पैदा कर देगा। इनको कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने की या कोई अदर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद देखिए कोशिका दो समान संतानों कोशिकाएं डॉटर सेल्स में विभाजित होती हैं। यह प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। कुछ बैक्टीरिया हर 20 मिनट में विभाजित हो सकते हैं। मतलब हर 20 मिनट में वो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाएगा। फिर वो दो बैक्टीरिया जो होंगे वो हर 20 मिनट में 2 से 4 बन जाएंगे, और फिर 20 मिनट के बाद वो 4 से 8 बन जाएंगे। इस तरीके से ये डॉटर सेल में विभाजित होते हैं। ठीक है, मतलब डबल बाइनरी फिजन के द्वारा विभाजित होते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। इसके साथ ही देखिए हम बात करेंगे टेम्परेचर की, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। तो देखिए टेम्परेचर, अधिकांश रोगजनक सूक्ष्मजीव 37 डिग्री सेल्सियस शरीर का तापमान पर सबसे अधिक बढ़ते हैं। ठीक है, आप उसको बहुत तेज़ टेम्परेचर मिलेगा, तो जब इंसान बीमार होता है और जब उसकी इम्यूनिटी वीक होती है तो उसे फीवर आता है या फिर उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो उस समय पे ये बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और बीमार हुए मरीज़ को और ज़्यादा बीमार कर देते हैं। अत्यधिक गर्मी या ठंड वृद्धि को रोक सकती है। अगर 37 या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इनको मार देगी, उनकी ग्रोथ नहीं होने देगी। और अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, माइनस में होगा, तो वहाँ पे ये ग्रोथ नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंड में भी नहीं रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रह सकते हैं। नमी की बात करें तो मॉइस्चर, जल या नमी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। जहाँ पे नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। वहाँ इन्हें बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है अपने आप को ग्रो करने के लिए।
इनका जो पीएच होगा, अम्लता क्षारता, अधिकतर बैक्टीरिया पीएच 6.5 से 7.5 के बीच तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब पीएच अगर 6.7 से 5 से 7.5 होगा तो उसके बीच में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। अगर लाइट की बात करें तो कुछ सूक्ष्म जीव प्रकाश में नष्ट हो जाते हैं, विशेषकर पराबैंगनी यूवी किरणें। ठीक है, जो लाइट होती है उसमें यूवी किरणें बहुत तेज़ी से नष्ट हो जाती हैं, तो इस तरीके से ये अपना काम करते हैं। प्रकाश में कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ नष्ट नहीं होते हैं। और अगर इनको 6.5 से लेके 7.5 के बीच का पीएच मिल जाता है तो इसमें ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, कुछ सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन के साथ एरोबिक बढ़ते हैं, जबकि कुछ बिना ऑक्सीजन अनएरोबिक वातावरण में बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ एरोबिक वातावरण में बढ़ेंगे, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे, और जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वहाँ पे भी कुछ जीव जो हैं वो बढ़ेंगे। पोषक तत्व की अगर बात करें न्यूट्रिएंट की, तो शर्करा, प्रोटीन और खनिज जैसे पोषक तत्व वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जहाँ प्रोटीन ज़्यादा होता है, जो खनिज जैसे पोषक तत्व जिन बैक्टीरिया को ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से ग्रो अप होते हैं। मतलब ज़्यादा खाना मिलेगा, ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी, तो वो उतनी ही तेज़ी से वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। देखिए, फेजेज ऑफ ग्रोथ की बात करें तो फेजेज ऑफ ग्रोथ में लैग फेज होगा, लॉग फेज होगा, स्टेशनरी फेज होगा और डेथ फेज होगा। लैग फेज में क्या होगा? आरंभिक अवस्था कहते हैं, सूक्ष्म जीव नए वातावरण में समायोजित होते हैं, वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, क्या होंगे? जो आपके छोटे जीव होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, वो नए वातावरण में जाएंगे और वहाँ जाके उनकी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि वो वातावरण के साथ में कंपैटिबल नहीं हो पाएंगे। ये देखेंगे लॉग फेज, तीव्र वृद्धि अवस्था, सूक्ष्म जीव तेजी से विभाजित होंगे और संख्या में तेजी से वृद्धि करेंगे। ठीक है, लॉग फेज में तेजी से वृद्धि करेंगे, इसको हम तीव्र वृद्धि अवस्था कहेंगे। और स्टेशनरी फेज में स्थिर अवस्था होगी, वृद्धि और मृत्यु की दर बराबर रहती है, मतलब जितने मरेंगे उतने ही पैदा होंगे। तो ये स्थिति जो है वो बराबर बनी रहेगी, इतने ही जीव आपके मरते रहेंगे, उतने ही पैदा होते रहेंगे, ना तो कोई बढ़ेगा उसमें, ना ही कोई घटेगा, तो उसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद डेथ फेज होगा, मृत्यु अवस्था। प्रतिकूल परिस्थिति में सूक्ष्मजीव मरने लगते हैं, मतलब जब उनको एंटीबायोटिक जब हम लेने लगते हैं, जब हम उनको मारने के लिए मेडिसिन लेने लगते हैं, तो उस अवस्था में नए जीव पैदा नहीं होते हैं, और जो जीव पैदा हो गए होते हैं उनका वो धीरे धीरे किल होते रहते हैं, मरते रहते हैं। इस तरीके से ये आपका फेजेज ऑफ ग्रोथ जो है 4 फेज में कंप्लीट होता है: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और आपका डेथ फेज। इसके बाद देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स की बात करें तो सूक्ष्म जीवों को मारना या उनकी वृद्धि को रोकना विनाश कहलाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है संक्रमण को रोकना और स्वच्छता बनाए रखना। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों को मारना और उनकी वृद्धि को रोकना। मतलब वो जो बीमारी फैला रहे हैं, जो उसकी बॉडी में बाइनरी फिजन के द्वारा अपनी वृद्धि को बढ़ा रहे हैं, उसको रोकने को हम डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स बोलते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये है कि संक्रमण को रोका जा सके और व्यक्ति की हालत में सुधार किया जा सके, इसलिए हम डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स करते हैं, और ये हम मेडिसिन के द्वारा करते हैं। देखिए, इनके मेथड क्या होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन के मेथड क्या होंगे? तो देखिए, हीट होगा पहला, फिजिकल मेथड में उबालना, बॉयल करके। ठीक है, अधिकांश बैक्टीरिया हम 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाल कर नष्ट कर देते हैं। फिर ऑटोक्लेव करके उच्च दाब और भाप को उपकरणों को निष्कासित किया जाता है, और 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट तक उसको प्रेशर बना के भी हम उसको किल कर सकते हैं। ठीक है भाई, उबाल कर किल कर दीजिए, ऑटोक्लेव कर किल कर दीजिए बैक्टीरिया को। ऑटोक्लेव में क्या करेंगे? प्रेशर बनाते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे और 15 मिनट तक उस प्रेशर को बना के रखते हैं, जिससे कि आपके हानिकारक बैक्टीरिया वहाँ पे किल हो जाते हैं। इसके बाद पाश्चुराइजेशन करके, जैसे दूध को उबाल के, ठीक है, 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करके सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट किया जा सकता है। तो दूध को उबालकर हम क्या करते हैं? पाश्चुरीकरण करते हैं, और दूध में जो बैड बैक्टीरिया होता है उनको किल कर देते हैं। इसके बाद देखिए, कुछ बैक्टीरिया होंगे जो ठंड से मरेंगे, कोल्ड से मरेंगे। तो कम तापमान पर सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुकी जा सकती है, परंतु वे मरते नहीं हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे? जहाँ पे ठंडी जगह है वहाँ पे हम उनको लेके जाएं, तो वो उनकी वृद्धि कम हो जाएगी, वो पैदा होने कम हो जाएंगे, लेकिन वो मरेंगे नहीं। जैसे ही वो तापमान में आएंगे वो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें पराबैंगनी किरणों के द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा नष्ट कर सकते हैं, जैसे सूरज की किरणें हुए, है ना। आप कोई भी जैसे सिकाई करते हैं, रेडिएशन थेरेपी करते हैं, तो उसके थ्रू हम उसके बैक्टीरिया
बैक्टीरिया को वहाँ पे किल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे केमिकल मेथड्स की, रासायनिक विधियाँ क्या क्या हैं। तो डिसइंफेक्टेंट करके, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से और सैनिटाइजर से, ठीक है। जंतुनाशक जिसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। फर्श या वस्त्रों को कीटाणु रहित करने के लिए फिनाइल या लाइजेल का यूज करके हम कीटाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक प्रतिजीविक बोलेंगे तो डेटॉल और सैवलॉन, जीवित ऊतकों का उपयोग करके हम उनको भी नष्ट कर सकते हैं, डेटॉल और सैवलॉन को यूज़ करके। और सैनिटाइजर्स की बात करेंगे तो हाथों पर उपयोग किए जाने वाले हल्के रासायनिक पदार्थ से भी हम किसी भी प्रकार के वायरस को, बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास केमिकल मेथड भी होते हैं जिनसे कि हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। हम फर्श पे कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ कर लें, हम किसी घाव को साफ़ कर रहे हैं, किसी एरिया को साफ़ कर रहे हैं तो कोई डिटॉल या सैवलॉन से उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन कर लें, या फिर अगर हम अपने हाथों को धो रहे हैं तो सैनिटाइजर से भी क्लीन करके वहाँ के जो माइक्रोब्स होंगे उनको किल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी होने से बच सकते हैं। इसके बाद देखिए बायोलॉजिकल मेथड, कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पादित एंटीबायोटिक दवाएं अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये कुछ मेडिसिन होती हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि हम खाते हैं और खाने के बाद हम अपने बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको नष्ट कर सकते हैं और उनको बायोलॉजिकल मेथड से, मतलब साइंस के मेथड से उनको किल कर सकते हैं। अब देखिए कुछ जो मेथड होते हैं वो स्टरलाइजेशन करके भी करेंगे, निष्क्रमण करके। किसी वस्तु से सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव, जीवित और बीजाणु सहित का पूर्ण विनाश स्टरलाइजेशन कहलाता है। उदाहरण शल्य उपकरणों को ऑटोक्लेव से निष्कासित करके, ठीक है। अगर आप ऑटोक्लेव यूज़ कर रहे हैं, ऑटोक्लेव यूज़ करके आप किसी भी कीटाणु को नष्ट कर रहे हैं तो वो निष्कासन जो है वो 100% जो है बीजाणु रहित कहलाता है। मतलब आप अगर कोई बिल्कुल फ्रेश है जिसमें 0 संक्रमण होता है तो वो ऑटोक्लेव के द्वारा हो सकता है, जो हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके उसको प्रेशर बना के किसी भी कीटाणु को नष्ट करते हैं, उसे हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। देखिए अगर हम बात करें समरी की, तो समरी में देखिए वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ। ग्रोथ को क्या कहेंगे हम, सूक्ष्म जीवों की संख्या का बढ़ना। अगर सूक्ष्म जीव की संख्या बढ़ रही है तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे। और नियंत्रण को कहेंगे कंट्रोल करना, वृद्धि को रोकना। मतलब जो सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ रही है उसको अगर हम कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, तो उसे हम वृद्धि रोकना कहेंगे, मतलब कंट्रोल करना कहेंगे। और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों को समाप्त करना या नष्ट करना, ठीक है। अगर हम जो आपके बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको अगर हम किल कर देते हैं, उनको अगर हम ख़त्म कर देते हैं और हम पेशेंट को ठीक कर लेते हैं, उसे हम डिस्ट्रक्शन कहते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, लाइक कर दें। और थैंक यू सो मच, आपने पूरे वीडियो को लास्ट तक सुना, उसके लिए धन्यवाद।